ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा 18 हाउस स्वदेश पर। हमारे साथ अब दो और मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राजेश पलविया और विजय चोपड़ा भी जुड़े हैं और साथ ही हिमांशु गुप्ता और सौरभ सिसोदिया हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने बाजार में जो देखा, अगर हम इंडेक्स को देखेंगे तो शायद ये पता नहीं लगेगा कि वॉलेटिलिटी कितनी थी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो इंट्राडे हाई से जिस तरह से सेल ऑफ कुछ एक स्टॉक्स में हमने देखा और जिस तरह की नर्वसनेस हमने कल हाई बीटा स्टॉक्स में देखी है, क्या इसे हम एक अर्ली साइन माने, थोड़ा बाजार करेक्ट होने की कोशिश करेगा उसका, या फिर अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक ही इस ट्रेंड को रखना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग मीर जी। देखिए, बिल्कुल मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और कल अगर हम पैटर्न देखें मार्केट का, तो जिस तरीके से जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिली या हम सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, जो एक सिग्निफिकेंट एक प्रॉफिट बुकिंग बोले जिसको हम, जो देखने को मिली वो उन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिली जिनमें हमने पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ा रनअप देखा था। तो जो मैक्सिमम स्टॉक्स जहां पे हमने कल एक बड़ा कट देखा या बड़ा सेलिंग देखा, वो वही स्टॉक थे जिनमें एक बड़ा अपमूव पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखा था। बाकी अगर हम ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज करें तो एक मार्केट के साथ इनलाइन ही करेक्शन देखने को मिला। उन स्टॉक्स में अभी भी स्टेबिलिटी बनी हुई है, नियर टर्म ट्रेंड अभी भी उन स्टॉक्स के इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, दूसरा जो एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो ये है कि रिजल्ट पे काफी एग्रेसिव है मार्केट और रिजल्ट पे जरूर एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट पे। तो अब जो नतीजे आने वाले हैं वो स्टॉक्स पे जरूर एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जिन भी कंपनी के नतीजों में थोड़ा भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, वहां जरूर मार्केट में जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिली रिजल्ट के बाद, या पूरे सेक्टर में एचयूएल के रिजल्ट की बात करें तो पूरे सेक्टर में ही एक प्रॉफिट बुकिंग का एक हमने एक मोड देखा कल मार्केट में। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इवेंट कि अब यहाँ पे रिजल्ट पे भी काफी फोकस करना होगा। हालांकि निफ्टी अभी भी एक बुलिश दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी का सेटअप देखें तो वो तो हमें लगता है कि अभी भी यहाँ से एक स्टेबल ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जरूर मार्केट में एक कॉशियस अप्रोच रखना होगी। जहां पे भी रिजल्ट का एक आशंका बनी हुई है कि जहां पे रिजल्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं या स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से वीक हो सकते हैं, वहां पे जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो ही मार्केट में अभी यहाँ पे उसी तरीके से स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। इंडेक्स को देख के अगर हम ट्रेड करेंगे तो काफी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स देख के आप मार्केट को अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ी एक्शन कल के सेशन में देखने को मिली है। बिल्कुल। विजय, मॉर्निंग टू यू। आप इनफैक्ट पिछली 2-3 बार से जब भी आपके साथ बात हुई है, आप इस शब्द का बार बार प्रयोग कर ही रहे थे कि सावधानी या फिर कॉशन बरतने की जरूरत है। लेकिन कल जिस तरह का बिहेवियर था मार्केट का, और जैसे राजेश बता भी रहे थे कि रिजल्ट्स के बाद काफी अग्रेसिव रिएक्शन कुछ एक स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है, कल कौन से ऐसे स्टॉक्स थे, और मैं इंडेक्स के या फिर क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, इसमें कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिसका मूवमेंट देखकर आपको चिंता हुई कल के बाजार में? गुड मॉर्निंग। कल सुबह भी आपके साथ में था जब IRCTC के ऊपर आप कुछ एक शो कर रहे थे, और मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि प्रॉफिट्स बुक करिए, मुनाफा बांधिए, बाहर आके बैठिए। IRCTC भी क्वालिटी कंपनी, हालांकि कंपनी में कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर जिस तरीके से जो स्ट्रेच था वैल्यूएशंस में, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक था। दूसरी बात, बाजार इस समय जहां पर है वहां पर 2 ऑप्शंस हैं निवेशकों के लिए, एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक है वैल्यूएशन इन्वेस्टिंग। तो या तो वैल्यूएशन गेम में फंस जाएं या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। मेरे अंदाजे से जब बाजार हाइज पे हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसे चीजें, ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जहां पर थोड़ा वैल्यू हो, जहां पर गिरावट के चांस कम हो, जहां वैल्यूएशन स्ट्रेच ना हो। आपका जो आपने बोला कि आपको कौन सा स्टॉक देख के थोड़ी चिंता हुई, मुझे थोड़ी चिंता ITC को देख के हुई कि ITC जैसा स्टॉक अगर 5-6 टका नीचे जाता है तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था कि ऐसा क्यों। दूसरा, हिंदुस्तान लीवर जैसा स्टॉक में भी, क्योंकि ये थोड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं
और दिग्गज कंपनीज हैं, और इनमें बड़ी गिरावट जो होती है वो थोड़ा सा जिटरी होती है। और इसका मतलब ये क्लियरली है कि कुछ बड़े फंड्स या बड़े लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को डंप कर रहे हैं, या उन्होंने बेचा है या प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाई बीटा स्टॉक्स और जो हाई पीई स्टॉक्स हैं उनमें आप प्रॉफिट बुक करें, और आप सेफ हेवंस में आए। मेरे हिसाब से आईटी में जिस तरीके से टेक महिंद्रा जैसा स्टॉक कल खड़ा रहा, इवन टीसीएस मुझे इस यहाँ पर अच्छा लगता है, और आईटी के जो दिग्गज हैं वहाँ पे मुझे कंफर्ट है। उसके अलावा मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल्स में भी कहीं कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्लेनमार्क जैसी कंपनी है जो कि मुझे लगता है नीचे से ऊपर आने का प्रयास कर रही है, और कई अच्छे काउंटर्स हैं, कैडिला है, सिप्ला है। मुझे लगता है कि इनमें आप निवेश कर सकते हैं। मैंने कल एक स्टॉक बोला था टाटा स्टील बीएसएल। टाटा स्टील बीएसएल अभी भी 1.5 की पीई पे चल रहा है, 1.5 की पीई पे चल रहा है, और इसने 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है। कल उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। तो ऐसी कंपनीज ढूंढें जो कि जहां पर नुकसान होने के चांस कम है। हाँ, बाजार गिरेगा तो ये भी हो सकता है थोड़ी बहुत गिरे, मगर इनकी गिरावट बहुत कम होगी, 2, 3, 4, 5% होगी। मगर जिस तरीके के एक्सीडेंट कल हमने आईआरसीटीसी में देखा, 25% ऊपरी स्तरों से गिरा, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और बड़े स्टॉक्स में भी थोड़ी जो विजय, आपने वैल्यूएशन पे बात की, एक मैटर पे मैं आपकी राय चाहूंगा। इससे पहले पंकज पोद्दार के पास चलते हैं। पंकज पोद्दार आज हमारे से बात कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट पे, जो बहुत ही फॉलोड स्ट्रैटेजिस्ट है मार्केट के, वो है नीलकंठ मिश्रा। पंकज, बताइए वैल्यूएशन पे क्या राय बन रही है नीलकंठ की अब क्रेडिट स्विस पे? नीलकंठ मिश्रा जो क्रेडिट स्विस के इंडिया स्ट्रैटेजिस्ट है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट लिखी है रिगार्डिंग इंडिया स्ट्रैटेजी एंड व्हाट दे बिलीव लोगों को बाय ये मार्केट में अभी भी करना चाहिए। तो पहले तो वो लास्ट 3 मंथ को समराइज कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि सेक्टर रोटेशन और रोटेशन ऑफ फंड फ्लो हैज बीन द की थीम इन द मार्केट। सो बेसिकली आज ये सेक्टर, कल वो सेक्टर, दैट हैज बीन द की थीम। अब इसमें 2 सेक्टर रह गए हैं, सीमेंट और फार्मा। ये 2 सेक्टर ने कोई भी री रेटिंग नहीं देखी है, बाकी सब सेक्टर ने अकॉर्डिंग टू देम विद इन BSE 500 री रेटिंग देख ली है। अब अगर वो निफ्टी EPS की बात करें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वैल्यूएशन जो आप भी बात कर रहे थे, तो अपग्रेड्स आए हैं FY23 और FY24 नंबर्स पे। 3 मंथ पेस नंबर का, ये अपग्रेड के नंबर का जो पेस था, जो मार्च 2020 से बहुत जोर से चल रहा था, वो एक कम हो गया है। हाउएवर अपग्रेड साइकिल स्टिल कंटिन्यू है। उनका ओवरऑल व्यू है कि जीडीपी नंबर विल सरप्राइज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द अपसाइड। मैक्रो डेटा बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिस्पाइट क्रूड प्राइसेस बीइंग वेयर दे आर। उनको लगता है कि मैक्रो डेटा अच्छा रहेगा। अब वो ये बोल रहे हैं कि निफ्टी का पी, पर्टिकुलरली वैल्यूएशन के हिसाब से 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन 10 ईयर एवरेज के ऊपर है, विच मीन्स दैट इंडिया अभी एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है अदर इमर्जिंग मार्केट्स पे। फ्रॉम जुलाई मार्केट्स हैव, इंडियन मार्केट्स हैव डन वेरी वेल। S&P 500 को हमने आउट परफॉर्म किया है, अदर इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, और वो क्लियरली ये बता रहा है कि हमारे वैल्यूएशंस बहुत हाई है। अभी उन्हें ठीक क्या लगता है ये मार्केट में या क्या नहीं लगता है? फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल अकॉर्डिंग टू देम बेस्ट प्लेस है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, उनके टॉप पिक्स है SBI, एक्सिस बैंक, L&T, सीमेंस, मारुति, अल्ट्राटेक। ये 6-7 नेम्स है, राइट फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू बैंकिंग नेम्स, जो उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं डिस्पाइट द अप मूव इन द मार्केट। जीडीपी यहां से बढ़ेगा, वैल्यूएशन हाई है, बट उनको बिलीव है कि जीडीपी बढ़ेगा, जिसके बेसिस पे निफ्टी EPS जो मार्केट ने अपग्रेड किया है वो या तो आएगा या और छोटा सा अपग्रेड यहां से और आ सकता है। थैंक यू पंकज, और आई एम श्योर कि हम नीलकंठ को बहुत ही जल्दी ET9 स्वदेश पर भी लाएंगे, जहां हम उनसे लाइव पूछेंगे कि किस तरह के असम्पशन जा रहे हैं उनके इस रिपोर्ट में। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खास बात लगी वो ये थी कि उनकी रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि FY23 निफ्टी EPS 860 रुपए पे आ गया है। 860 के हिसाब से हम ऑलरेडी 21.5 टाइम्स हैं 23 पे, तो बाजार वो फैक्टर इन करना भी शुरू कर दिया, जो आगे हम पहले बात कर रहे थे कि कैसे वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हैं। ऐसे बाजार में किस तरह की ट्रेडिंग पिक्स होनी चाहिए और किस साइड पे लॉन्ग या शॉर्ट, ये भी चर्चा करना जरूरी है। हिमांशु, आपके सिस्टम पे किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज बन के आ रहे हैं? हिमांशु, ओके, सौरभ के बाद चलते हैं, लौट के आएंगे। जी हाँ हिमांशु, अपने ट्रेडिंग आइडियाज। जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच था, तो यहाँ पर देखिए मैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी के साथ आज जाना चाहूंगा। लॉन्ग साइड में मुझे लगता है कि IT एज अ सेक्टर बाजार को रेस्क्यू कर सकता है इस वोलेटाइल टाइम्स में,
और इन्फोसिस एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने कल एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई, और एक अच्छे नंबर्स के बाद यहाँ पर जिस तरह की पॉजिटिविटी वापस स्टॉक में बनी है, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में तेजी की पोजीशन बनाकर आपको चला जा सकता है। तो 1805 रुपए के आसपास यहाँ पर फ्यूचर्स के कल का क्लोजिंग का प्राइस है। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चले। 1845 1860 रुपए तक के इंट्राडे 2 टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 1780 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इन्फोसिस यहाँ पर पहली पसंद होगी जिसमें खरीदारी की राय है। इसके अलावा यदि मेरे पास 2 शॉर्टिंग आइडियाज हैं जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाजार में वॉलेटिलिटी के चलते इन स्टॉक्स में थोड़े सा लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो शॉर्ट साइड में मुझे पसंद है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन का, कॉनकॉर का। यहाँ पर मुझे लगता है कि चार्ट फॉर्मेशन काफी नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। स्टॉक अपना सभी शॉर्ट और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कल बंद हुआ है, और यहाँ पर जो एक अच्छा फुट राइटर्स का सपोर्ट था स्टॉक उसके भी नीचे निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक अनवाइंडिंग का प्रेशर नजर आ सकता है। तो कॉनकॉर के फ्यूचर्स में 675 के आसपास शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि 640 रुपए तक के आपको टारगेट्स 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं, और 688 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाकर कॉनकॉर में शॉर्ट किया जा सकता है। फाइनली एक और शॉर्टिंग आइडिया जो कि मुझे पसंद है वो है कमिंस का। यहाँ पर भी हमने देखा कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज मूव बनी हुई थी, और क्लियरली जो प्राइस फॉर्मेशन है, चार्ट फॉर्मेशन है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि एक फ्लैग फॉर्मेशन का डाउनसाइड में ब्रेकडाउन इस स्टॉक में होने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक आने वाले दिनों में करंट लेवल से 5 से 7% तक की भी गिरावट दिखा सकता है। तो कमिंस के फ्यूचर्स में 920 रुपए के आसपास शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 895 और 875 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं, और 931 के ऊपर का आज के लिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। सौरभ, आपके क्या टॉप 2-3 ट्रेडिंग आइडियाज होंगे? गुड मॉर्निंग। ऑन द शॉर्ट साइड मेरा पहला पिक रहेगा अल्ट्रा सीमेंट। मैं दोनों लॉन्ग और शॉर्ट के साथ जाना चाहूंगा। तो पहले साइड शॉर्ट साइड पे अल्ट्रा सीमेंट रहेगा। अल्ट्रा सीमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो जो 7250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, पर कल के सेशन में हमने देखा कि वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से वो लेवल को ब्रेक किया है। दिन के निचली स्तरों पे एकदम क्लोजिंग दी अल्ट्रा सीमेंट ने, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। डेरिवेटिव्स डेटा भी देखे तो ऑप्शंस में ऑन द हायर साइड कॉल राइटिंग हुई है, तो इंडिकेट कर रहा है कि राइटर्स बिलीव कर रहे हैं कि इस स्टॉक में डाउनवर्ड प्रेशर देखने मिल सकता है। और फ्यूचर्स डेटा भी देखे तो कल के सेशन में 3% डाउन था और फ्यूचर्स में OI 4% बढ़ा, तो इंडिकेट करे कि फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ट हुए। तो करंट लेवल्स पे अल्ट्रा सीमेंट को शॉर्ट करने की राय रहेगी। एक 7250 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द डाउन साइड आई थिंक 7000 तक का मूव अल्ट्रा सीमेंट में देखने मिल सकता है। और ऑन द लॉन्ग साइड में IT के साथ जाना चाहूंगा, इन्फोसिस में। जैसा कि हिमांशु जी ने भी कहा, मेरा भी काइंड ऑफ सिमिलर व्यू है। तो इन्फी की बात करें तो जो 1800 का लेवल है, जो मैक्स कॉल हुआ था कल के सेशन में, वहां पे एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिली है। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो राइटर्स थे जिन्होंने 1800 की कॉल बेची थी वो ट्रैप हो गए, उन्हें कल अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिली वो स्ट्राइक पे। तो करंट लेवल्स पे आई थिंक वो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इन्फोसिस में बाइंग की सलाह रहेगी। कल के सेशन में IT सेक्टर ने एक अच्छा मार्केट को संभाला था। मुझे लग रहा है आगे जाके IT में मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो IT इन्फोसिस में अक्टूबर के फ्यूचर में बाइंग की सलाह रहेगी। एक 179 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। आई थिंक ऑन द अपसाइड 1840 तक का मूव इन्फोसिस में देखने मिल सकता है। और मेरा तीसरा पिक जो थोड़ी हाई रिस्क ट्रेड रहेगी वो बजाज फिनसर्व में रहेगी। बजाज फिनसर्व की बात करें तो स्टॉक का पिछले 2 महीनों का डेटा देखें तो जब भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आता है, एक बेस बनाता है और वहीं से वापस नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने मिलती है। तो पिछले हफ्ते में भी स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बनाया और कल के सेशन में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो आई थिंक ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से स्टॉक हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें ऑन द अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। हालांकि थोड़ी सी हाई रिस्क ट्रेड है बिकॉज मार्केट्स में ओवरऑल एक वीकनेस देखने मिली है। बट करंट लेवल बजाज फिनसर्व में बाइंग की सलाह रहेगी। एक 18900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। आई थिंक ऑन द अपसाइड 19500 तक का लेवल भी देखने मिल सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सौरभ की ये कॉल्स रहेंगी। तो इन्फोसिस पे दोनों की एक सिराय आ रही है। IT पैक पे देखना होगा क्या एक्शन देखने को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मच जाएगा, पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा और मेरे साथ है मिहिर और अजय। और बात हो रही है इस वक्त बाजार किस तरह, मार्केट्स बस ओपन होने में कुछ सेकंड्स का ही फासला। देखना होगा कि आज बाजार किस तरह खुलता है। ग्लोबल सिनेरियो लुक्स गुड, लेकिन SGX निफ्टी अब से कुछ देर पहले हमने देखा था तो कुछ नेगेटिव बायसनेस के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखना होगा आज किस तरह के क्यूज देखने को मिलते हैं। कल हमने FIs का एक सेल ऑफ जरूर देखने को मिला, हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। आप SGX निफ्टी को देख रहे हैं, अभी 19 पॉइंट्स की बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है, 18,400 के ऊपर है। देखना होगा कि अब कहां बाजार आज खुलते हैं। मिहिर,
जी तो नज़र रखनी होगी यहाँ पर कि आज किस तरह के संकेत आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टेबलाइज होने देना पड़ेगा। जो शुरुआती संकेत है, देखिए जैसे जो निफ्टी पर शुरुआती टिक्स हैं उसमें काफ़ी डीप कट इंडिकेटिव टिक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसे देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच बाजार खुलने से पहले हमने निकुंज से बात की थी और उन्होंने भी यही कहा था कि आज बाजार में सावधानी बरतने का मौका है, समय है, और इस तरह के बाजार में आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर आपने शेयर बाजार में इस समय प्रॉफिट कमाया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। इस लेवल से टू मेक अ केस दैट शेयर बाजार के अंदर एक तरफा रुख परमानेंट चलेगा, यह बोलना इम्पॉसिबल है। तो इस समय अगर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन्स पे बैठे हैं, 50-60% गेन आपने किसी स्टॉक में कमाया है या उससे ज़्यादा कमाया है पिछले 3-4 महीनों में, तो इट इज़ अ प्रूडेंट स्ट्रैटेजी टू बुक 15-20-25% गेन्स एंड सिट ऑन कैश, बिकॉज जब मार्केट दोबारा आएगा आपको एक री एंट्री दोबारा मिलेगी। देखिए अजय, एक बात तो तय है कि इकोनॉमी का रुख ऊपर है, एक बात तो तय है कि हम अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में जा रहे हैं, एक बात तो तय है कि आने वाले समय में डायरेक्शनली मार्केट ऊपर जाएगा। मगर अगर हम कुछ पॉकेट्स की बात करें जहां पर गेन्स जो हैं एकदम अबव एवरेज हैं और अनरियलिस्टिक हैं, जो सस्टेन नहीं करेंगे, तो 15 से 20% प्रॉफिट बुकिंग विल नॉट हर्ट यू। राइट, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, अगर आप अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए हैं, अब राइड कर रहे हैं रैली को काफी दिनों से, तो थोड़ा मुनाफा बुक करिए और आप देखिए किस तरह से चीजें यहां से शेप अप होती हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। देखिए एकदम फ्लैट टू मिक्स्ड ओपनिंग है। सेंसेक्स 150 पॉइंट 200 पॉइंट ग्रीन में दिखा रहा है और 60-70 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आ रही है। लेट्स सी कैसा सेटल होता है। लास्ट 6 दिन हमने देखा कि बाजार, विदेशी बाजार के वीक होने के बावजूद हम ऑलमोस्ट अपना गैप डाउन जो है वो क्लोज कर देते थे एसजीएक्स निफ्टी पे और गैप अप के साथ ओपन होते थे। आज क्या देख रहे हैं कि एशिया स्ट्रांग है उसके बावजूद भी, और 20 पॉइंट का एसजीएक्स निफ्टी गेन दिखा रहा था उसके बावजूद भी हम एक्चुअली थोड़ा कमजोर ओपन हो रहे हैं। हिमांशु, विजय और राजेश हमारे साथ हैं। हिमांशु, कोटक बैंक का शेयर थोड़ा एनालाइज करिए हमारे लिए। कल की जबरदस्त गिरावट के बावजूद भी कल लास्ट आवर ट्रेड में बहुत कड़ा ट्रेड हो रहा था, एक तरह से बहुत फर्म था ये ट्रेड में, और 2000 के ऊपर धीरे धीरे आता जा रहा है। आपको चार्ट्स पे और वॉल्यूम डेटा पे क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हिमांशु के साथ तो कुछ ऑडियो इश्यूज हो रहे हैं आज लग रहा है। हिमांशु, हाँ बोलिए। हाँ जी, देखिए कोटक बैंक बिल्कुल अजय जी, हमने कल क्लोजिंग शो में भी इसके बारे में जिक्र किया था। देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में कुछ हफ्ते पहले आया था जब इस स्टॉक ने अपना नया हाई बनाया था लगभग 2078-2080 के लेवल्स के बाद, और उसके बाद लगभग 2 या 3 हफ्ते स्टॉक ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट किया, और जिस तरह से कल यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आई, स्टॉक अगेंस्ट द मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया, और जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक अपने वापस से मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोटक बैंक वापस से अपने नए हाइज बनाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी गिरावट इस स्टॉक में मिलती है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी 2020 के आसपास, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी। 1980 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2100 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है। जो आज क्रेडिट स्विस ने अपना नोट लिखा है और उसमें FY23 के अर्निंग्स को 860 रुपए और FY24 की अर्निंग्स को करीब 900 के आसपास बताया है, उसके हिसाब से हम 21-21.5 टाइम FY23 जो बाजार फैक्टर इन कर रहा है और करीब 20 टाइम 24 हो गए। उसमें HUL, नेस्ले का बड़ा हाथ है क्योंकि ये तो फुली प्राइस्ड और हाईली रिचली प्राइस्ड स्टॉक्स हैं, और कल हमने 7% का HUL में इंट्राडे फॉल देखा, करीब 2.5% ऊपर से 4% नीचे। आज अनदर 1% नीचे ही खुल रहा है। इनफैक्ट आप इन स्टॉक्स में गिरावट में पोजीशन बनाएंगे या आप इनसे दूर रहेंगे? अभी ये काफी रिचली वैल्यूड है। देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि मैं बाजार की स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर रहना चाहूंगा।
दो बातें हैं यहाँ पर। पिछले कुछ अगर आप हफ्तों या पिछले कुछ महीनों में देखें तो यहाँ पर क्लियर कट HUL की तरफ से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नंबर से पहले स्टॉक अपने बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा था। स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन दिखा रहा था, जो कि लगभग 2650-2700 के जोन पे थी। लेकिन नंबर्स के बाद स्टॉक जिस तरह से इस लेवल के भी नीचे निकला है, तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर वीकनेस है वो फिलहाल यहाँ पर परसिस्ट करने वाली है। और अगला जो सपोर्ट है इस चार्ट्स पर जो मैं देख पाता हूँ HUL के, वो लगभग 2400 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर खरीदारी के लिए थोड़ा सा बचना चाहिए, स्पेशली अब जब फंडामेंटल्स भी उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो शायद FMCG अब की बार आपके लिए एक लो बीटा या फिर जिसको कहते हैं कि डिफेंसिव एज अ सेक्टर उभर कर ना आए, एटलीस्ट फॉर नाउ। एक्चुअली वो सवाल विजय के लिए था, लेकिन चलिए विजय से हम एक दूसरा सवाल पूछ लेंगे। लेकिन इस समय एक बड़ी एक्सक्लूसिव 18 ऑफ स्वदेश पे हर बार की तरह हर रोज हम सुबह एक एक्सक्लूसिव स्टोरी डालते हैं और स्टॉक मूविंग स्टोरी डालते हैं। आज रेलवे सेक्टर से जुड़ी बात करेंगे हम। बड़ी खबर यह है कि हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने जानकारी ली है कि काफी इंटरेस्टिंग पॉलिसी चेंजेस इस स्पेस में आ सकते हैं। समीर बताइए, क्या आज आप लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल, आज बड़ी खबर जुड़ी हुई है रेलवे के वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट से। रेलवे ने अगस्त में 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर जारी किया था और आज उसी के लिए अंतिम तारीख है जब जो दिग्गज कंपनियां हैं वो वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बिड सबमिट कर सकती, बिड जमा कर सकती हैं। आज उसकी अंतिम तारीख है और अभी तक जो 12 कंपनियां इस रेस में शामिल है, जिन्होंने प्री बिड मीटिंग में भी हिस्सा लिया था, तो ये 12 कंपनियां जिसमें प्रमुख तौर पर भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, L&T, एल्स्टॉम, सीमेंस, टीटागढ़ वैगन्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये वो प्रमुख कंपनियां हैं जो लगातार इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी जता रही हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने का, ये करीब 65-100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट कंपनियां दिलचस्पी जता रही हैं। और आज माना यह जा रहा है कि रेलवे वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने बिड किया है या जो आगे आई हैं इस प्रोजेक्ट में, उनका नाम बता सकती हैं देर शाम तक। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको नवंबर अंत तक अवार्ड कर दिया जाएगा। लक्ष्य रेलवे का यही है कि 2023 अगस्त तक रेलवे 75 वंदे भारत ट्रेन बना करके जनता के लिए या फिर रेल पटरी पर दौड़ाने के लिए उसको तैयार कर सके। तो एक अहम और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट कंपनियां दिलचस्पी जता रही हैं और ये आज बिड सबमिट करने की अंतिम तारीख है, जिसमें एल्स्टॉम, मेधा इंजीनियरिंग, सीमेंस, L&T जैसे प्रमुख कंपनियां लगातार अपनी दिलचस्पी जता रही हैं और वो इसमें आगे आती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है समीर, क्योंकि इस तरह की खबरें जो हैं एटलीस्ट कुछ एक सेक्टर्स के लिए या फिर बाजार के सेंटीमेंट के लिए भी अच्छी होती हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो लगातार जारी है या फिर बढ़ती जाएगी। तो इन स्टॉक्स पर जाहिर सी बात है आज हम नजर रखेंगे जिन स्टॉक्स की आपने बात की। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। विजय, आपसे मैं जानना चाहूंगा इंडिकेटिव टिक्स को अगर आप देखेंगे, नाउ आई डोंट वांट टू जनरलाइज और प्रीएम्प्ट, लेकिन क्या बाजार आपने भी देखा होगा इंडिकेटिव टिक्स को, थोड़ा सा उस टेरिटरी में है जहां पर इंडेक्स में आपको ज्यादा एक्शन नहीं दिखेगा, इंडेक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। अगर सिर्फ इंडेक्स को कोई देखेगा तो लगेगा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन विद इन दैट स्टॉक्स में चर्निंग होगी, क्योंकि आप मिड कैप को और निफ्टी दोनों को अगर आज आप देखेंगे तो दोनों में अच्छा खासा डाइवर्जेंस है स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पर। तो आज भी देखिए, चाहे वो IRCTC हो, अदानी पावर, टाटा पावर, कल की गिरावट के बाद आज फिर से यहां पर हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, एटलीस्ट इंडिकेटिव टिक्स में ये दिख रहा है। तो क्या ये एक बाजार रवैया अपना सकता है एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों तक, जहां पर इंडेक्स में ज्यादा नहीं हो एक्शन, लेकिन जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, हाई बीटा इंडाइसेस हैं, उसमें काफी चर्निंग देखने को मिले? बहुत अच्छी खासी संभावना है मेहर की ऐसा हो। और इंडेक्स को संभालने के लिए जैसे कल रिलायंस था, कोटक बैंक था, हमने IT काउंटर्स देखे जहां पर इंडेक्स को वो संभाल के रखे हुए थे। उसके
फ्लिप साइड पे हमने देखा काफी डैमेज हुआ एफएमसीजी स्टॉक्स में और एचयूएल और आईटीसी जैसे स्टॉक्स में गिरावट हुई, जो कि पुल डाउन कर सकते थे निफ्टी को, और एक बार को किया भी था, लगभग 100 पॉइंट निफ्टी नीचे थी, फिर संभल कर बंद हुई। तो ये अच्छी खासी संभावना है कि हो सकता है कि इंडेक्स में आपको 200-400-500 पॉइंट का मूवमेंट दिखे और स्टॉक्स में 25-30% का भी करेक्शन हो जाए। मैं कहूंगा कि इस तरीके का करेक्शन यदि होता है हाई बीटा स्टॉक्स में तो बाजार हेल्दी होगा, और इवन मैं कहूंगा निफ्टी में से भी अगर थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिले या थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, वो एक बहुत अच्छा संकेत होगा बाजारों के लिए, क्योंकि इस तरीके से एक तरफा तेजी रोज 150-200 पॉइंट ऊपर आना निफ्टी का, वो ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है और नेचुरल नहीं है बाजार के लिए। तो हम लोग अगर नेचुरल टेरिटरी में पहुंचेंगे तो निवेशकों के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए और सबके लिए, मार्केट के लिए भी अच्छा है, और फिर हम एक बार कंसोलिडेशन के बाद ऊपरी स्तरों की ओर जाएंगे। तो मेरे अंदाजे से भी स्टॉक स्पेसिफिक रहना, सेक्टर स्पेसिफिक रहना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, और इंडेक्स में बहुत ज़्यादा एक्शन प्रॉबेबली नहीं होगा, क्योंकि 18,500 के लगभग इंडेक्स टच कर चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अभी एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन प्रियंका, जिस तरह के इंडिकेटिव टिक्स इस समय है, आज भी वही होगा, सरफेस के नीचे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इंडेक्स हो सकता है फ्लैट या फिर रेंज बाउंड रहे, लेकिन उसके नीचे काफी एक्शन होगा। जी बिल्कुल, तो देखना होगा। और 3 मिनट बाकी मार्केट ओपन होने में, देखेंगे आज किस तरह का एक्शन। हालांकि जो हमें इनिशियली जो इंडिकेटिव टिक्स से हम बात कर रहे हैं, सेक्टर वॉच की बात करें, तो यहाँ पर अभी एचयूएल फिलहाल थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 1% की बढ़त इंडिकेटिव टिक्स में दिखाई दे रही है, प्लस कुछ मोमेंटम आपको आज आईटी पैक से भी देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक में 1% की बढ़त, और अब अगर इंडिकेटिव टिक्स के लिहाज से अगर बात करें कि कहाँ अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो कुछ पावर स्टॉक्स में और कुछ मेटल स्टॉक्स में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, एसजीएक्स निफ्टी की अगर चाल देखें और इंडिकेटिव टिप्स, तो वो एक डिफरेंट पिक्चर जरूर लग रहे थे, लेकिन अब फिलहाल वो गैप जो है वो कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हरे निशान में दिखाई दे रहा है बाजार भी, इंडिकेटिव टिक्स में 18,440 के पास दिखाई दे रहा है निफ्टी। और साथ ही अगर बैंकिंग स्टॉक्स की अगर यहाँ बात करें कि वहां कैसा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि कल भी हमने देखा था अजय, बैंक स्टॉक्स ने, फाइनेंस स्टॉक्स ने अपनी तेजी को वहां फ्रिजल आउट होने नहीं दिया था, चाहे भले ही थोड़े बहुत ऊपर के लेवल से वो भी करेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में जरूर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखें, ये बात आपने सही कही कि काफी अच्छी थी, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। आज देखना होगा कि वो किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छा, फ्राइडे को रिजल्ट्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग खुला है प्री ओपन में, करीब 2 मिनट रह गए, 2.5 मिनट रह गए मार्केट में। कल के कुछ बड़े स्टॉक्स अगर आप देखें तो डिवीजन है, एचयूएल भले ही संभल गया हो, लेकिन आईआरसीटीसी अभी भी 10% डाउन सर्किट पे दिखा रहा है। उसके अलावा भी हाई बीटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स 10% डाउन सर्किट पे दिखा रहे हैं। तो जैसा मिहिर बोल रहे थे कि काफी डाइवर्जेंट व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि बाजार कल शेकिन तो हुआ था नो डाउट, और अब करीब करीब 1 मिनट देखिए, एफएल भी नीचे है। जितने ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं उनमें संभल नहीं आ पा रहे हैं। मिहिर, आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, और ये सही बात है अजय आपकी कि थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पर। खैर, रोज हम आपसे एक खास मेहमान की मुलाकात कराते हैं, जो होते हैं हमारे स्वदेश हीरो। आज के हमारे स्वदेश हीरो हैं शेल्बी हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर विक्रम शाह, जो आज हमारे साथ मार्केट ओपनिंग करने वाले हैं। लेकिन पहले उनके बारे में जान लेते हैं। मशहूर शेल्बी हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर विक्रम शाह, जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद लंदन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में हायर एजुकेशन ली, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका में कुछ वक्त तक अपनी सेवाएं दी। लेकिन बाद में वो देश सेवा के अरमान दिल में लिए साल 1993 में अपने शहर अहमदाबाद लौट आए, जहां उन्होंने 1994 में अहमदाबाद में ही शेल्बी हॉस्पिटल की नींव रखी। शुरुआत में इस अस्पताल में सिर्फ 6 बेड रखे गए, जो आज देश भर में 11 मल्टी स्पेशलिटी शेल्बी अस्पतालों की एक लंबी चेन बन चुका है। डॉक्टर विक्रम शाह ने नी रिप्लेसमेंट के लिए जीरो टेक्निक का आविष्कार किया। इस तकनीक के बाद से ही 1.5 घंटे की सर्जरी अब सिर्फ 10 मिनट में हो जाती है।
यही वजह है कि 27 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम करने वाले डॉक्टर विक्रम शाह को चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। तो ये हमारे आज के स्वदेश हीरो और हमारे साथ मिलकर ही ये आज बेल बजाकर बाजार की ओपनिंग करेंगे शेल्बी हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर विक्रम शाह। तो सर प्लीज आज आप आगाज कीजिए बाजार का हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर बेल रिंग करके। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मार्केट भी ओपन हो चुका है, 32 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, सेंसेक्स में 140 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें आज फिर से एक बार बाजार ने कुछ हद तक अपना दारोमदार जो है आईटी स्टॉक्स पर रखा है। जो इंडेक्स है उसे थोड़ा स्टेडी रखने के लिए शुरुआत में इस तरह के संकेत हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अभी तो बहुत अर्ली टिक्स हैं, लेकिन जो अर्ली टिक्स हैं उसमें गेनर्स जो हैं उसमें एल&टी है, इन्फोसिस है, भारती एयरटेल, HUL, HDFC बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। वहीं प्रेशर थोड़ा बहुत जो है उसमें कोल इंडिया आज फिर से एक बार टाटा मोटर्स 1.25% नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम मिड कैप स्पेस में आते हैं तो ये तस्वीर काफी हद तक पलट रही है। आप देखिए मिड कैप के निफ्टी मिड कैप के जो लूजर्स हैं उसे अगर आप देखेंगे, IRCTC 10% नीचे, अदानी पावर 5.25% नीचे, नवीन फ्लोराइन, टाटा पावर, दीपक नाइट्राइट, हिंदुस्तान जिंक, GMR इंफ्रा और पेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ अन्य काउंटर्स है जहां पर सेलिंग प्रेशर आज भी देखने को मिल रहा है। और ये सस्टेन बेसिस पर हम इंडिकेटिव टिक्स में भी लगातार देख रहे थे कि कांस्टेंट यहाँ पर जो रुझान था वो नेगेटिव ही बना हुआ था। अजय, यहाँ अगर इनफैक्ट अगर आप देखें आज भी तो पावर स्टॉक्स में और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ रही है, स्पेशली PSU पावर स्टॉक्स, पावर ग्रिड जैसे, इन्फोसिस, कोटक बैंक में हमने प्री मार्केट में ये बात की, कुछ आप जरूर इसको टारगेट पे अपने रेडार पे रखिए। 2050 की तरफ जा रहा है, हाईएस्ट इन 6 मंथ्स और आउट परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस भी 2750 की तरफ जाते हुए बाजार के साथ काफी अच्छा खुला है। फ्राइडे को उसके रिजल्ट्स भी हैं और रिफाइनिंग मार्जिन भी ऊपर आए हैं। बाकी देखिए 700 की तरफ भारती एयरटेल। लेकिन अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स में देखें तो काफी मिक्स्ड रिव्यू। देखिए मिड कैप बड़ी स्टोरी वहां बन रही है, जैसा कि मिहिर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों आधा % डिसाइसिवली नीचे की तरफ खुले हैं। क्लियरली वहां पे प्रेशर है और एडवांस डिक्लाइन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। एडवांस डिक्लाइन आपको एग्जैक्टली बताएगा कि फ्लैट या माइनर कट या माइनर गेन बेंचमार्क इंडेक्स वो स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है कि मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में ठीक ठाक दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर अभी आप डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन लेके आए तो देखिए करीब 4 स्टॉक डिक्लाइनिंग में थे, हर एक स्टॉक गेनिंग में। ये सिचुएशन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में बहुत वर्सन हो गई थी। कल करीब 7 से 8 स्टॉक डाउनवर्ड्स थे, एक स्टॉक ऊपर में। थोड़ा सा संभला है बाजार 1:4 के आसपास, लेकिन किस तरह की तस्वीर बनती है यहां से ये देखना होगा। देखिए एडवांस डिक्लाइन आपके पास आ गए हैं जी, ऑलमोस्ट डिक्लाइन ज्यादा है। लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम हियर। लेकिन करीब 950 स्टॉक NSE में नीचे की तरफ और 700 ऊपर की तरफ, यहाँ 1150 BSE में नीचे की तरफ और 900 ऊपर की तरफ। सो भार क्लियरली डिक्लाइनर्स की तरफ है। प्रियंका, चलिए बिल्कुल, और एक बार नजर डाल लेते हैं कुछ और काउंटर्स पर भी जिनमें या तो न्यूज फ्लो के चलते या फिर पिछले कुछ दिनों में अच्छे मोमेंटम के चलते हमने स्पर्ट देखा, लेकिन वहां पर भी अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। IEX कल भी हमने देखा, इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल, लगभग 10% का फॉल देखने को मिला। अब भी आप देखिए काउंटर में 5% से ज्यादा का दबाव है और ये दबाव बढ़ रहा है, अब 5.5% हो गया। इस तरह से PNB हाउसिंग तब से ही नहीं संभला जब से कार्लाइल की डील इनकी रद्द हुई है, उसके बाद से अब आप देखें आज भी इस पे 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। और साथ ही रेलिस इंडिया भी इस वक्त 5% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो टाटा पैक पे एक डेंट जरूर दिखाई दे रही है, प्लस जो काउंटर्स पीछे के दिनों में बढ़े हैं, मेटल स्पेस से आप हिंदुस्तान कॉपर की बात करें वहां पर भी अब दबाव दिखाई दे रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल ये जो गिरावट है वो संभल नहीं रही। अब IEX देखिए बढ़कर 6.5% गिर चुका है और साथ ही दूसरे जो काउंटर्स हैं वहां पर भी दबाव हम देख रहे हैं। तो एक फ्री फॉल सा दिखाई दे रहा है IEX में भी आज। हिमांशु क्या करेंगे हिमांशु इस IEX के काउंटर में, अब क्या यहाँ शॉर्ट के और फर्दर मौके होंगे या अवॉइड करने की सलाह होगी?
अब देखिए प्रियंका, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 800 के नीचे जिस तरह से IEX निकल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है और हो सकता है कि ये स्टॉक आज के सेशन में आपको अपना 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ नजर आए, जो कि अभी करंट लेवल से भी लगभग 60-70 रुपए नीचे है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप हैं तो एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो काफी ऊपर का है। 805 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस है, जो कि करंट भाव से 25 रुपए लगभग ऊपर है। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें, लेकिन हाँ, यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अवॉइड करेंगे क्या ऐसे बाजार में? हिमांशु, क्या सलाह रहेगी आपकी अपने क्लाइंट्स को? क्या वेट एंड वॉच की स्थिति होगी या आप भी शॉर्ट बनाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए प्रियंका, मुझे लगता है कि आज का जो बाजार है वो इंडेक्स लेवल पर एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है, जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर ऊपर आपको बाजार मिले 18,480 18,500 की ट्रैजेक्टरी में, तो वहां पर शॉर्ट करने के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा फेवरेबल बैठता है। शॉर्ट मुझे लगता है कि वहीं उन्हीं काउंटर्स में करें जो कि काफी वॉलेटाइल काउंटर्स हैं, जिनमें हमने देखा कि कल ऑलरेडी एक क्रैक आ चुका है, वहीं पर वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। और अगर आपको एक थोड़ा सा सेफ हेवन ढूंढने हैं तो मुझे लगता है IT और फार्मा के सिलेक्ट काउंटर्स हो सकते हैं, जहां पर आपको एक थोड़ा सा सेफ हेवन प्रोटेक्शन अपनी कैपिटल पर देखने को मिल सकती है। राजेश, लार्सन के ऊपर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। लार्सन में देखा है कि अगर आप सम ऑफ द पार्ट्स उसका देखिए तो जो उसका कंट्रीब्यूशन वैल्यूएशन का IT से आ रहा है, 3 बड़ी कंपनी उसकी बहुत ही आउट परफॉर्मेंस कर रही हैं और आज भी ऐसे मार्केट में हरे निशान के साथ है। और 3 से 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस L&T में नजर आएगी। और उसके कोर बिजनेस की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, जो काफी अच्छा टर्न अराउंड हो गया है कैपेक्स साइकिल से। ये देखिए, हाईएस्ट इन 3 मंथ्स ऑलरेडी 15% ऊपर आ गया है। आपको क्या नजर आता है इसके ऊपर चार्ट्स पे मीडियम टर्म में? तो अजय जी देखिए, स्टॉक में काफी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। प्राइस एक्शन अगर हम बात करें तो इस वीक का भी अगर हम गेन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5% का गेन ये स्टॉक ने यहाँ पे बनाया है इस वीक में। अगर हम इसका मीडियम टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट, अगर हम मंथली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो मंथली चार्ट पे 1620 के ऊपर इसका ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बनेगा जैसी मार्केट की वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होते हुए दिखेगी। तो L&T में यहाँ से हमें लगता है कि अपसाइड जो बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1950 से 2000 तक के लेवल भी हायर साइड पे आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर इसमें वॉलेटिलिटी के चलते डिप मिलती तो इसको ऐड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लोअर साइड पे इस पे 1790 ये स्टॉप लॉस रखे और हायर साइड के टारगेट हमें लगता है वापस इसमें जो देखने को मिल सकते हैं वो 1950 से 2000 तक की अपसाइड भी इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। एग्जैक्टली कल अगर आप कल का मार्केट देखें प्रियंका, तो पहले 1 घंटे में 10 बजे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट हुआ था। लग रहा था कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ने ठीक ठाक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया या प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बाजार 12-1 बजे तक कंप्लीट रिवर्सल होकर रिकवर कर गया और जब HUL का नंबर आया और HUL ने रिवर्सल किया, साथ में कॉस्ट प्रेशर सी कमेंट्री आई नेस्ले से और ओवरनाइट भी, देखिए बाजार संभल नहीं पा रहा है। इस समय देखते हैं एडवांस डिक्लाइन एटलीस्ट मेरे स्क्रीन पे सेंसेक्स के जो स्टॉक्स हैं सिर्फ 8 स्टॉक्स ग्रीन में हैं और बाकी सारे डिक्लाइनर्स की तरफ। मेटल्स में ठीक ठाक करेक्शन आ रहा है और ऑटोज में भी ठीक ठाक करेक्शन आ रहा है। वो देखिए BSE में 1:2, 1 स्टॉक एडवांसिंग 2 डिक्लाइनिंग। अगर आप NSE की बात करें तो 1:4 का आंकड़ा आ गया और देखिए वर्सन होता जा रहा है। अगर ये लाइव डेटा है हमारे पास, अब हो गया है 1:3। सो क्लियरली टिल्ट हो रहा है बाजार नेगेटिव की तरफ। 100 करीब 80 पॉइंट निफ्टी में और सेंसेक्स में भी ठीक ठाक। मिड कैप्स की बात करते हैं, मिड कैप लूजर्स को लेके आई है हिमांशु। देखिए ये बात भी सच है कि बहुत सारे क्वालिटी मिड कैप्स लोगों से मिस हो गए और जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। मोमेंटम है, अर्निंग्स बैक्ड है, कमेंट्री अच्छी है। कौन से ऐसे कुछ ऐसे क्वालिटी मिड कैप्स आप अपने रेडार पे रखेंगे जो यहां से 10 से 20% अगर करेक्ट होते हैं, जो किसी भी करेक्टिव फेज में मिड कैप्स पे आ जाता है तो आप उनमें पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। देखिए दीपक नाइट्रेट को ही देखिए, जबरदस्त क्वालिटी मिड कैप है और आज 10% नीचे है। लेकिन आपकी क्या लिस्ट होगी? देखिए बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा कि काफी मिड कैप स्टॉक्स ऐसे थे जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ऊपर बढ़ चुके थे और मुझे लगता है कि ये जो अगर बाजार में थोड़ा सा करेक्शन है तो इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कुछ स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए, जैसे कि पैकेजिंग स्टॉक्स हैं रिलेटेड, जैसे जिंदल पॉली एक स्टॉक है जो कि मुझे काफी पसंद है यहाँ पर।
मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक अच्छा अभी भी कैश सेगमेंट का स्टॉक है, 1000 रुपए के आसपास काम कर रहा है। मेरा मानना है कि 900 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है आने वाले दिनों में, तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो खरीदारी कर सकते हैं। एक ऐसा ही काउंटर है पॉलीप्लेक्स का, 1750 रुपए के आसपास करंट भाव है, मुझे लगता है 1600-1650 के दायरे में मिलता है, तो वहां पर काफी अच्छी यहाँ पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनती है। और साथ ही साथ केमिकल स्टॉक में आपने दीपक नाइट्राइट का नाम लिया, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ड्रिवन कंपनी है और बहुत कम ही ऐसा होता है कि इस स्टॉक में 10-15-20% की करेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट में भी अगर 2400 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ठीक ठाक करेक्शन के मोड में आता हुआ, लेकिन हम आपको एक बड़ी मार्केट की वॉइस लाते हैं। निकुंज डालमिया हमारे मैनेजिंग एडिटर से बात कर रहे हैं एस नरेन से, जो प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल के CIO हैं। चलिए जानते हैं क्या बातचीत चल रही है वहां पे। I'm reasonably clear about. So we can't determine the timing also because everything is going to be determined by global sentiments. दोनों का हमें समय देने के लिए। और चलिए अब एक बार बाजार पर रुक कर लेते हैं और देख लेते हैं किस शार्पनेस के साथ बाजार रिकवर हुआ है और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स इस वक्त रिकवर हुआ है नीचे के लेवल से। अगर पहले लेवल्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो हम 18,400 के ऊपर है और जिस तरह से हमने एक शार्प फॉल देखा था, दबाव देखा था निफ्टी के कुछ काउंटर्स में, अब वो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। हिंडाल्को अब 2.5% ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और कोल इंडिया भी पिछले कुछ मिनटों में रिकवर हुआ है, अब लगभग 1.5%। उसके अलावा ऑटो पैक में आप रिकवरी देख रहे हैं और साथ ही जिस तरह से हमने टाटा ग्रुप स्टॉक्स में भी थोड़ा सा दबाव शुरुआत में देखा था, लेकिन अब वो वहां भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अगर टोटल हम यहाँ बाजार में बात करें कि कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, हमारे साथ सौरभ सिसोदिया डेरिवेटिव मार्केट पर नजर बनाए हुए बने हुए हैं। सौरभ, कहां होंगे मौके FNO स्पेस से? FNO स्पेस से अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो एशियन पेंट एक करंट अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, जो उसका 3150 का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था जिसने स्टॉक ने उसको ब्रेक किया था और वहां से एक अच्छी रैली देखने मिली और अभी आई थिंक एक वापस उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो करंट जो मार्केट सिनेरियो है कि जो हम काफी इंडेक्स काफी हीटेड लेवल्स पे है, ये स्टॉक एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो एशियन पेंट में करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। 3150 को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। आई थिंक ऑन द अपसाइड 3300 का लेवल एशियन पेंट में देखने मिल सकता है। और दूसरा पिक मेरा IT पैक से HCL टेक रहेगा। हमने IT पैक में देखा है तो पिछले 2 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। काफी IT स्टॉक्स ने कल के सेशन में एक ऑल टाइम हाई हिट किया है। उसमें से एक HCL टेक की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी भी वो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है, और जो इसके करंट लेवल्स है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1225 का, और वहीं पे स्टॉक ने पिछले 3 दिनों से बेस बनाया है। 3 दिनों का लो देखे तो लगभग सिमिलर है, तो इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो लेवल्स लोअर लेवल्स पे स्टॉक में एक अच्छी बाइंग है। और जो IT का एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है, आई थिंक इसके चलते हुए इस स्टॉक में भी एक ऊपर के साइड में मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो इसको ऑप्शंस के जरिए प्ले करना चाहूंगा। जो HCL टेक का 1260 का अक्टूबर सीरीज का कॉल ऑप्शन है, लगभग अभी 29 के आसपास चल रहा है, इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। इसमें 18 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बना सकते हैं। आई थिंक पहला टारगेट 40 रुपीज रहेगा और सेकंड टारगेट 50 रुपीज। तो HCL टेक में बाइंग की सलाह रहेगी। जी, इसके अलावा सौरभ, आपका एशियन पेंट्स पर भी कोई कॉल है? एशियन पेंट में भी आउटलुक पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने कहा कि एशियन पेंट अपने जो अभी करंट लेवल्स है 3150, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन था, प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, वही को स्टॉक ने आज रीटेस्ट किया है। तो जैसा कि हमने देखा कि ओवरऑल इंडेक्स में हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है डेटा के पर्सपेक्टिव से, पर जो एशियन पेंट का स्टॉक है करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है, हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है और अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो करंट लेवल्स पे एक लो रिस्क ट्रेड है, तो एशियन में बाइंग की सलाह रहेगी। एक 3150 को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन बनाई जा सकती है। आई थिंक ऑन द अपसाइड 3300 तक का भी मूव जो स्टॉक में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक इस स्टॉक में चाल देखने मिल सकती है। जी, राजेश, इस बीच आपसे मैं इंडियन होटल्स पर राय लेना चाहूंगा। करीब 3% ऊपर है काउंटर, और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ गौतम भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि भले ही स्टॉक डबल हो गया हो लेकिन अभी भी अपसाइड अच्छी है इस काउंटर में। एक तो ये, और दूसरा वोडाफोन आइडिया, आज ये काउंटर भी मोमेंटम दिखा रहा है। ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं राजेश?
देखिए इंडियन होटल का सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा कि एक मंथली सेटअप पे जो कि एक लॉन्ग टर्म सेटअप होता है उस पे जो ब्रेकआउट देखने को मिले थे, उसके बाद स्टॉक ने जिस तरीके से रैली दिखाई है, हमें लगता है कि अभी यहाँ से इसमें अभी भी और पोटेंशियल है जो कि ये स्टॉक को और फर्दर हायर साइड पे लेके जा सकता है। करंट लेवल पे 221 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप बने हैं अब हमें लगता है कि स्टॉक में हायर साइड पे इसके जो टारगेट आना चाहिए करीब 270 से 280 तक की अपसाइड यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है या यहाँ पे कोई बाय करने के लिए अभी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी में ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिप्स की वो बिल्कुल इसको इनकैश करें। 220 से लेके 200 ये एक रेंज हम सजेस्ट करेंगे जिसमें बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है ये स्टॉक को। करंट लेवल से 190 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड जैसा हम बता रहे हैं इसमें 270 से 280 तक की अपसाइड इसमें आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिख सकती है। स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है। आपने आइडिया की बात करी, बिल्कुल आज टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छा मूव देखने को मिला है जिसमें कि भारतीय और आइडिया दोनों स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली ओपनिंग के बाद से। जिस तरीके से आइडिया का सेटअप है अभी हम देखें स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। एक लोअर साइड पे अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में जो सपोर्ट बना हुआ है करीब 10 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाया है और स्टॉक में हायर बैंड पे जो एक रेजिस्टेंस है वो करीब 12 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तो अभी एक रेंज बाउंड मूव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब भी ये 10 रुपए के आसपास या 10 रुपए के नीचे जाता है तो वहां बाय करना चाहिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। सेटअप के हिसाब से हमें लगता है जैसे ये स्टॉक में 12 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस 12 रुपए 50 पैसे का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक अपमूव बनने के प्रोबेबिलिटी है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से लगता है कि अगर 12.50 का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में फिर 15 रुपए तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो टेलीकॉम सेक्टर में बिल्कुल आइडिया यहाँ से 9 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। इवन भारती को भी देखा जा सकता है। भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से अपसाइड बनी हुई है हमें लगता है कि ये स्टॉक ने अब एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन 700 का लेवल क्रॉस किया है। हमें लगता है आज के सेशन में अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ड्यूरिंग द डे ही हमें लगता है इसमें 728 से लेकर 735 तक की अपसाइड भी यहाँ से बनती हुई दिख सकती है। तो 690 के स्टॉप लॉस से भारती भी बाय किया जा सकता है। 3 स्टॉक इंटरडे लेके आइए डायरेक्टर साहब, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीनों में काफी अच्छा इंटरडे रिवर्सल देखने को मिला। रिलायंस इस समय वापस रेड की तरफ जाते हुए, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस भी निकल के आइए। देखिए अगर किसी ने सुबह डिप बाई की होती तो काफी अच्छी इंटरडे रिकवरी आई है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स में आई है उसके अलावा भी। सौरभ, इंटरडे अगर किसी ने सुबह आधे घंटे में जो पैनिक हुआ था 15-20 मिनट का, उसमें अगर एक बास्केट स्टॉक्स लिए थे तो आप उनको रेकमेंड करेंगे इस समय प्रॉफिट बुक करने का या राइड करने का? सेकेंड हाफ के लिए किस तरह की रणनीति है? सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो अभी क्या हो रहा है कि आप देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर है वहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक ने आज के सेशन में अपना ऑल टाइम हाई किया है। एसबीआई जो पीएसयू बैंक है उसमें भी लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने मिला है। तो आई थिंक जो आज फोकस रहना चाहिए आईटी पैक और बैंक्स में रहना चाहिए। बाकी और जो आई थिंक एफएमसीजी में भी लोअर लेवल से खरीदारी देखने मिल रही है। पर अगर डेटा देखे इंडेक्स पे, अगर निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो 18,300 में मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है और ऑन द अपसाइड 18,500 और 18,600 पे हेवी कॉल राइटिंग है। जो डेटा इंडिकेट कर रहा है तो काइंड ऑफ इंडेक्स में तो एक साइडवेज चाल देखने की उम्मीद है, पर इन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन देखने मिलना चाहिए। आपने बजाज फाइनेंस का जिक्र किया। बजाज फाइनेंस अभी करंटली 20 मूविंग एवरेज के आसपास है और अगर हम स्टॉक को देखें पिछले 1 महीने से हमेशा 20 मूविंग एवरेज के आसपास जो भी डिप आती है उससे वहां से एक स्टॉक में बेस बना के ऊपर के साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आई थिंक अभी कोई भी पोजीशन में बने हैं, अगर बजाज फाइनेंस में स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक आज 7,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड आई थिंक 7,850 7,800 तक का मूव बजाज फाइनेंस में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल इंडेक्स में तो मेरा व्यू काइंड ऑफ साइडवेज है। बस स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक और ऑन द आईटी साइड आई थिंक एचसीएल टेक और टेक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल एक बार अगर बाजार पर नजर डालें तो ये सारी स्टॉक्स पिक्स तो आप नजर रखें ही। अगर हम बात करें कि कौन से स्पेसेस से अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है तो वो सीमेंट पैक है, बैंकिंग स्टॉक्स है। कोटक बैंक में आपको स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही सिलेक्टिव रियल एस्टेट स्पेस है। उसके अलावा प्रेशर में अभी भी दिख रहे हैं पावर स्पेस से स्टॉक्स और साथ ही दूसरे वो स्टॉक्स एफएनओ स्पेस से जिनमें हम गिरावट देख रहे हैं लगातार। और इसी के साथ फिलहाल शो को यही समेटेंगे। हमारे सारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इन सभी सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर हमसे चर्चा की। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट्स पर नजर सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।